भारत दुनिया में अब सबसे अधिक आबादी वाला देश है। इस मामले में हमने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है, लेकिन क्या एक सुपर पावर के तौर पर हम चीन को पीछे छोड़ पाएंगे? इसी मुद्दे की करेंगे आज विवेचना। ये है आवाज द वॉइस और आप देखना शुरू कर चुके हैं द मनजीत ठाकुर शो। कुछ समय पहले खबर आई कि चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत पृथ्वी का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत एक वैश्विक सुपर पावर के तौर पर अपने ताकतवर पड़ोसी की बराबरी कर सकेगा या उसे पीछे छोड़ सकता है? अर्थव्यवस्था के आकार, जियोपॉलिटिकल दबदबे और फौजी ताकत के मामले में बीजिंग अभी नई दिल्ली से बहुत आगे है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तस्वीर बदल रही है। बीबीसी की वेबसाइट में छपी एक खबर में अर्थशास्त्र में 2001 के नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल स्पेंस कहते हैं कि भारत का वक्त आ चुका है। प्रोफेसर माइकल स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डीन हैं और उन्होंने कहा है कि भारत जल्द ही चीन की बराबरी कर लेगा। चीनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ेगी, लेकिन भारत की नहीं। आपको पता है कि भारत दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी और भारत के मुकाबले 5 गुना बड़ी इकोनॉमी है। भारत के मिडिल क्लास का आकार चीन से छोटा है और चीन जैसा विकास करने के लिए भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, जीवन स्तर में, लैंगिक समानता और आर्थिक सुधारों में भारी निवेश करने की जरूरत होगी। सबसे बड़ी बात है कि ग्लोबल सुपर पावर होने के लिए आबादी और अर्थव्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं है। ये भू राजनीतिक और मिलिट्री पावर पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है और ये इन क्षेत्रों में भारत बहुत पीछे है। हालांकि सॉफ्ट पावर भी मुख्य भूमिका निभाता है। भारत का बॉलीवुड फिल्म उद्योग दुनिया भर में भारत की छवि बनाने में बहुत असरदार साबित हो रहा है और नेटफ्लिक्स के पैमाने को माने तो भारत का प्रदर्शन शानदार है। लेकिन तेजी से बढ़ते चीन के फिल्म उद्योग चाइनावुड ने हाल ही में हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया। पहली बार 2020 में उसने बॉक्स ऑफिस पर दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया और 2021 में भी उसने दोबारा ऐसा किया। अब ध्यान देते हैं भारत की आर्थिक रफ्तार पर। आज की तारीख में भारत में हर दिन 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चीन में करीब 50,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। इस कम जन्म दर की वजह से चीन की जनसंख्या सिकुड़ रही है और इस सदी के अंत तक इसकी जनसंख्या 1 अरब के नीचे आना तय है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 2064 तक भारत की आबादी का बढ़ना जारी रहेगा और इसकी जनसंख्या मौजूदा 1.4 अरब से बढ़कर 1.7 अरब हो जाएगी। इससे भारत को डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा। काम करने लायक आबादी के बढ़ने की वजह से तेज आर्थिक विकास के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड शब्द का या शब्दावली का इस्तेमाल होता है। हाल के महीनों में एप्पल और फॉक्सकॉन जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में निवेश के लिए आई हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार आज काम करने की उम्र यानी 14 से 64 साल वाले आधे भारतीय ही वास्तव में नौकरी कर रहे हैं या नौकरी की तलाश कर रहे हैं। चीन में ये 60% है। 1980 और 1990 के दशकों में लगातार सुधारों के बाद चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी, लेकिन कोविड, बूढ़ी होती आबादी और पश्चिम के साथ लगातार बढ़ते तनाव के कारण देश की विकास दर पर असर पड़ा है। भारत की जीडीपी की रफ्तार पहले ही चीन के मुकाबले तेज है और IMF का अनुमान है कि इसके ऐसे ही बने रहने की पर्याप्त संभावना है। लेकिन चीन की कम वृद्धि दर का क्या ये मतलब है कि चीन की प्रासंगिकता भी कम हो जाएगी? जानकार कहते हैं कि चीन ने शिक्षा, विज्ञान और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश किया है और इसका लंबे समय तक फायदा मिलता रहेगा। अब प्रश्न है कि भारत और चीन की फौजी ताकत की क्या तुलना की जा सकती है? चीन और भारत दोनों ही परमाणु हथियार संपन्न शक्ति हैं और ये उन्हें दुनिया के नक्शे पर एक रणनीतिक स्थिति प्रदान करता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट का अनुमान है कि बीजिंग के पास दिल्ली के मुकाबले 2.5 गुना अधिक परमाणु हथियार हैं। चीन की सेना का आकार 6 लाख तक का है और वो रक्षा उद्योग में भारी निवेश कर रहा है। जानकारों के मुताबिक भारत रक्षा मामले में रूस, आयातित टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञता पर पूरी तरह निर्भर है। हालांकि इसमें हाल के दिनों में कुछ बदलाव आया है, लेकिन सैन्य ढांचे में रिसर्च और स्वदेशी विकास कार्यक्रमों पर चीन बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में हालांकि चीन की बढ़त साफ है, लेकिन यूरोप, अमेरिका के साथ नज़दीकी रिश्ते भारत को दमदार बनाते हैं क्योंकि दुनिया की अधिकांश सैन्य ताकतें हमारे साथ हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो सकता है, जहां अमेरिकी सरकार चीन को घेरते हुए एक किस्म
का सिक्योरिटी जोन विकसित कर रही है, जिसमें केवल पूर्वी एशिया ही नहीं है बल्कि दक्षिण एशिया और हिंद महासागर भी शामिल है। भारत इस साल G20 समिट की मेजबानी कर रहा है और वो इस दौरान खुद को प्रमोट करने के एक मौके के तौर पर देख रहा है, क्योंकि दुनिया की 85% संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले देश इसमें शामिल हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समय से ही एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के साथ चीन के रिश्ते बिगड़े तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ रूस, दक्षिण अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब और यूरोपीय संघ समेत 120 देशों के साथ चीन मुख्य आर्थिक साझेदार है। इसके साथ ही कई ट्रिलियन डॉलर की लागत से बन रहे बेल्ट एंड रोड परियोजना विदेशों में चीन के राजनीतिक असर को बढ़ाता है। पश्चिम भारत को अपने मुख्य भू राजनीतिक पार्टनर के रूप में देख रहा है, तो दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बीजिंग के पास 5 सीटें हैं। इसका मतलब है कि उसके पास फैसले की ताकत यानी वीटो है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुरक्षा परिषद में वोटिंग की ताकत का आर्थिक आकार या असर से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए दुनिया को इन संस्थाओं में सुधार लाना होगा या ये अपनी अहमियत खो देंगी क्योंकि वैकल्पिक चीज़ें उभरने लगेंगी। इस समय जो मुख्य वैकल्पिक निकाय ब्रिक्स है, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा, इस आर्थिक गुट में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं और ये पश्चिम के आर्थिक और भू राजनीतिक काट के लिए बनाया गया है। अब बात करते हैं भारत के सॉफ्ट पावर की। आज से 100 साल पहले अमेरिकी मूल्य मान्यताओं और प्रभाव को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हॉलीवुड ने एक सशक्त माध्यम की भूमिका निभाई थी। चीन और भारत भी इसी रणनीति को सफलतापूर्वक आजमा रहे हैं। आज की तारीख में अमेरिका में 41,000 सिनेमाघर हैं, तो भारत में महज 9,300, लेकिन चीन में 2007 के बाद से सिनेमा हॉल की संख्या में 20 गुना की वृद्धि हुई है और इनकी संख्या 80,000 तक पहुंच गई है। लेकिन 2020 और 2021 में लगातार अमेरिकी फिल्म मार्केट को पीछे छोड़ने के बाद लॉकडाउन के कारण, कोरोना वायरस के कारण चीन का बॉक्स ऑफिस 2022 में 36% गिर गया। बॉलीवुड ने भारतीय सिनेमा को पूरी दुनिया में पहचान दी है, यहाँ तक कि चीन में भी बॉलीवुड की फिल्मों का बहुत असर है। दंगल फिल्म जो आमिर खान की फिल्म थी, चीन में किसी भी हॉलीवुड फिल्म के लगभग ही उसने कमाई की और 16 दिनों तक चीन के बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 बनी रही। सिनेमाघरों में ये महज 60 दिनों तक चली। लेकिन अब नज़र डालते हैं हाल की कुछ घटनाओं पर। हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क यानी IPEF का एक समझौता हुआ है। इस समझौते का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों का आपस में सप्लाई चेन बनाना और चीन पर उनकी निर्भरता को कम करना है। IPEF में 14 साझेदार देश हैं, जिनमें अमेरिका और भारत भी शामिल है। एक समझौते में सूचना साझा करना और संकट के समय साथ में उस पर काम करना भी शामिल है। अमेरिका के डेट्रॉयट में IPEF देशों की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ट्वीट किया। उसमें उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में विकास को और गति देने के लिए एक लचीले सप्लाई चेन और एक स्वच्छ और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था के निर्माण के प्रति भारत अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है IPEF। IPEF का पूरा नाम इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी है। इस समूह के 14 देश सदस्य हैं और इसे मई 2022 में अमेरिका की पहल पर शुरू किया गया था। एक तरह से ये अमेरिका की मेजबानी में बना समूह है। इस फ्रेमवर्क का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के बीच लचीलापन, स्थिरता, समावेशिकता, आर्थिक विकास और निष्पक्षता स्थापित करना है। IPEF के 14 साझेदार देश पूरी दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 40% हैं और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का 28% इन्हीं देशों से होता है। अमेरिका और भारत के अलावा IPEF में ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे देश शामिल हैं। माना जाता है कि इस फ्रेमवर्क को चीन के हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते दबदबे और वैश्विक व्यापार में उसकी भूमिका को सीमित करने के लिए अमेरिका लेकर आया है। इस समूह ने जो अपना बयान जारी किया है उसमें बताया गया है कि समूह ने IPEF सप्लाई चेन काउंसिल स्थापित करने, सप्लाई चेन क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क बनाने और लेबर राइट एडवाइजरी नेटवर्क बनाने पर सहमति जताई है। IPEF ने व्यापार में प्रगति, स्वच्छ अर्थव्यवस्था यानी क्लीन इकोनॉमी और फ्रेमवर्क के फेयर इकोनॉमी पिलर्स के बारे में भी बताया है। क्लीन इकोनॉमी फ्रेमवर्क के तहत इसके इच्छुक सदस्यों ने एक क्षेत्रीय हाइड्रोजन पहल को स्थापित करने में सहमति जताई है। इस समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसमें बाद हर देश इसको अपने क्षेत्रीय कानून के अनुसार पास करेगा।
हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जिसके मद्देनज़र इस समूह की भूमिका काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसी वजह से इस समूह में अमेरिका जैसे देश को काफ़ी अहम साझेदार समझा जाता है, क्योंकि उसी ने इसकी शुरुआत की है। कुल मिलाकर कहा जाए तो बेशक हमने चीन को आबादी के मामले में पीछे छोड़ दिया है और दुनिया में उसको आक्रामक किस्म के दबदबे को कम करने में भारत ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन ये रास्ता काफ़ी लंबा है। आज के शो में इतना ही। पर्यावरण दिवस पास आ रहा है 5 जून को, इसलिए भारतीय परंपरा का पालन करते हुए पेड़ पौधों की देखभाल करिए, प्लास्टिक का यूज़ कम करिए और पेड़ लगाइए। दीजिए विदा मंजीत ठाकुर को और हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।